सफ़र बहुत लंबा होने वाला था। न जाने क्यों रचना खुद को बहुत बहादुर समझने लगी थी। शायद इसी बहादुरी ने रचना को आगे बढ़ने का हौसला दिया। खैर, इन्हीं विचारों में डूबी रचना बस में चढ़ गई। जब रचना बस में बैठी थी तो नहीं सोचा था कहाँ जाना है। बाहर अंधेरा घिर चुका था। जब तक उजाला था कोई चिंता न थी। दोपहर से सड़कें नापती बसों में इधर उधर घूमती रही। आज यह शहर छोड़ना चाहती थी। जाना कहाँ है सोचा न था। कहानियाँ और फिल्मों में जैसा दिखाया जाता आ रहा है आज सब कुछ उसके साथ भी घट रहा है। लेकिन वह तो सिर्फ एक कहानी होती है, और अगर उसमें कुछ सच्चाई भी हो तो उस समय का समाज और परिस्थितियाँ एकदम अलग थी। रचना सुबह स्कूल के लिए सामान्य रूप से निकली थी। पूरा दिन स्कूल में उपस्थित भी रही। अनमनी थी, उदास थी, पर यूं निकल जाने का कोई इरादा न था। छुट्टी के समय न जाने क्या सूझा। बस्ता पेड़ पर टांग कर गई तो थी कैंटीन से एक चिप्स का पैकेट लेने, लेकिन कैंटीन के पास वाले छोटे गेट को खुला देख बाहर निकल आई। खाली हाथ स्कूल के पीछे के पहाड़ी रास्ते आ गई। कहाँ जा रही है कुछ पता न था, कुछ सोचा भी नहीं था। बार बार बस माँ के बोल मस्तिष्क में घूम रहे थे। अंधेरा घिरने पर जी घबराने लगा था। अब कदम वापस मोड़ भी नहीं सकती थी। माँ का रौद्र रूप बार बार सामने आ जाता था। उस गुस्से से बचने के लिए ही वह निकली थी। निकली भी क्या, बस यूँ लगा था जैसे कुछ देर के लिए सब कुछ से बहुत दूर जाना चाहती हो। कुछ बोलना पड़े कान में, पर अब कहाँ जाए। उसे किसी सराय का पता न था। जो पैसे थे उनसे उसने बस की टिकट ली थी। अंधेरे में बस से उतरने की हिम्मत ना हुई। चुपचाप बैठी रही। कुछ ऐसे नीचे सरक गई कि आगे पीछे से खड़े होकर देखने पर किसी को दिखाई न दे। सोचा था ड्राइवर बस खड़ी करके चला जाएगा और वह रात भर बस में सुरक्षित रह सकेगी। बाहर हवा में खुनक थी, अंदर पेट में कुलबुलाहट थी। प्यास से होठ सूख रहे थे, पर वह चुपचाप बैठी रही। नानी मामी बहुत याद आ रही थी। घर से कोई भी कहीं जाता पूरी सब्जी बांधकर पानी के साथ देती थी, पर वह कहाँ किसी से कह कर आई थी। न घर से आई थी, न कहीं जाने को आई थी, बस चली आई थी। किसी के बस में चढ़ने की आहट हुई। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। पच्चाप बहुत करीब आ गई और फिर रुक गई। उसकी सांस भी लगभग रुक गई। न आंखें खोलते बन रहा था, न बंद रखी जा रही थी। जीव विज्ञान में जहाँ हृदय का स्थान बताया था वहाँ बहुत भारी लग रहा था। गले में कुछ आकर फंस गया था। वह एक पल था जैसे एक सदी, अनंत सा लगा था। कौन हो तुम? आँख खोलो। कंडक्टर सामने खड़ा था। मैं तो यूं ही देखने चढ़ गया था कि किसी का सामान वगैरह तो नहीं छूट गया। तुम उतरी क्यों नहीं? जानती नहीं यह बस आगे नहीं जाएगी। उसके चेहरे का असमंजस भय वह एक ही पल में पड़ गया था। कहाँ जाओगी? उस समय उसके मुंह से अटकते हुए निकला। जी जी, मैं सुबह दूसरी बस से चली जाऊंगी। मुझे रात में यहीं बैठने रहने दीजिए। जाना कहाँ है? यह तो उसे भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है। कुछ जवाब ना पाकर कंडक्टर फिर बोला, घर कहाँ है? यह वह बताना नहीं चाहती थी। डर था वह घर फ़ोन करेगा, और उसके आगे की तो कल्पना से ही वह घबरा गई। बस इतना ही बोली, मैं सुबह चली जाऊंगी। तुम यहाँ बस में नहीं रह सकती। मुझे बस बंद करके घर जाना है। मुझे अंदर ही बंद कर दे प्लीज़। अजीब लड़की हो, मैं रात भर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। वह झल्ला उठा था। मेरे साथ चलो। कोई दूसरा रास्ता ना था उसके पास, इसीलिए ना कोई प्रश्न न डर, पीछे पीछे चल पड़ी। बस अड्डे तक पहुँचे तो कंडक्टर ने इशारा करके एक रिक्शा रुकवाया और बोला, बैठो। रिक्शा तेज चलने से ठंडी हवा लगने लगी थी। कुछ हवा, कुछ अंधेरा। वह काँप गई। उसकी सिहरन को सहयात्री ने महसूस करते हुए भी अनदेखा कर दिया, और फिर एक प्रश्न उसकी ओर उछाल दिया, घर क्यों छोड़कर आई हो? मैं वहाँ रहना नहीं चाहती। क्यों?
कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मैं वहाँ अनचाही हूँ, अवांछित हूँ। सुबह कहाँ जाओगी? पता नहीं। कहाँ रहोगी? पता नहीं। कोई तो होगा जो तुम्हें खोजेगा। वे सब खोजेंगे, फिर परेशान होंगे। और मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि वे मुझे प्यार नहीं करते। तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करती हो? अपनी नानी से। मैं 3 महीने की थी जब मेरी माँ ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था। वे कहाँ रहती हैं? मथुरा में। तो मथुरा ही चली जाओ। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। अब वह लगभग रुआसी हो उठी थी। वह कहकर चुप हो गया था। हवा को चीरता मोड़ों पर घंटी टुनटुनाता रिक्शा आगे बढ़ता रहा और जब एक संकरी गली में मुड़ा तो वह कसमसा गई थी। आंखें फाड़कर देखना चाहा था घर। घुप अंधेरी रात में लंबी पतली गली के सिवा कुछ ना दिखा था। कुछ फिल्मों के खौफनाक दृश्यों के नज़ारे उभर आए थे। देखी तो उसने बहुत सी थी। आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। बस भैया इधर ही रोकना। उसने कहा तो रिक्शा रुक गया और उनके उतरते ही अपने पैसे लेकर रिक्शे वाला अंधेरी को चीरता सा उसी में समा गया था। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ एक दरवाजे पर दस्तक दी थी। सांकल खटखटाने की आवाज़ सारी गली में गूंज गई थी। भीतर से हल्की आवाज़ आई थी, कौन? दरवाज़ा खोलो रेखा। और दरवाज़ा खोलते ही अंदर का प्रकाश क्षीण हो सड़क पर फैल गया। उस पर नज़र पड़ते ही दरवाज़ा खोलने वाली युवती अचकचा गई थी। एक और हटकर उन्हें अंदर तो आने दिया, पर उसका सारा वजूद उसे बाहर धकेल रहा था। दरवाज़ा एक छोटे से कमरे में खुला था। ठीक सामने 2 फूलदान सजे थे। बीच में कुछ मोहक तस्वीरें। एक कोने में एक छोटा सा रैक था जिस पर कुछ डब्बे थे, कुछ कनस्तर, एक स्टोव और कुछ बर्तन, सब करीने से लगे थे। एक और छोटा पलंग जिस पर साफ धुली चादर बिछी थी और 2 तकिए थे। चादर पर कोई सिलवट तक न थी। कुल मिलाकर कम आय में सुचारू रूप से चल रही सुघड़ गृहस्थी का आदर्श चित्र था। वह भी ऐसा ही चित्र बनाना चाहती थी। बस अभी तक उस चित्र में वह अकेली थी। अकेली, हाँ यही तो कह रहा था। रेखा, यह लड़की बस अड्डे पर अकेली थी। मैं साथ ले आया। सुबह बस पर बिठा दूंगा। अपनी नानी के घर मथुरा चली जाएगी। युवती की आंखों में शिकायत थी। गर्दन और अकड़ नाराजगी दिखा रही थी। वह भी समझ रहा था और शायद स्थिति को सहज करने की गरज से बोला, अरे आज दोपहर से कुछ नहीं खाया, कुछ मिलेगा क्या? युवती चुपचाप 2 थालियां परोस लाई और पलंग के आगे स्टूल पर रखते हुए बोली, हाथ मुंह धोकर खा लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे लिए ही रखा था। दोपहर से तो उसने भी कुछ नहीं खाया था, किंतु इस अवांछिता से उसकी भूख बिल्कुल मर गई थी। घर का खाना याद हो आया। सब तो खा पीकर सो गए होंगे। शायद क्या कोई उसके लिए परेशान भी हो रहा होगा। जैसे तैसे एक रोटी निगल कर उसने कमरे के कोने में बनी मोरी पर हाथ धो लिए और सिमट कर कमरे में पड़ी इकलौती प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। रेखा नाम की उस युवती ने पलंग पर पड़ी चादर को झाड़ा और चादर के साथ शायद नाराजगी को भी। फिर ज़रा कोमल स्वर में बोली, क्या नाम है तुम्हारा? घर क्यों छोड़ आई? जी, कहकर वह अचकचा गई। नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, सो जाओ, बहुत थकी होगी। शायद वह उसकी आंखों के भाव समझ गई थी। एक ही पलंग दुविधा उत्पन्न कर रहा था। तय हुआ महिलाएं पलंग पर सोएंगी और वह आदमी नीचे दरी बिछाकर। वे दोनों दिन भर के कामों से थके लेटते ही सो गए थे। हल्के खराटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उसकी आंखों में तो नींद ही थी नहीं, प्रश्न ही प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न जिनका वह उत्तर खोजती रही थी सदा। वह समझ नहीं पाती थी कि माँ उससे इतनी नफरत क्यों करती है। वह जो भी करती है माँ के सामने गलत क्यों हो जाता है। उसने तो सोचा था माँ को आश्चर्यचकित करेगी। दरअसल उसके स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई थी और वह प्रथम आई थी। अगले दिन एक जलसे में प्रमाण पत्र और मेडल मिलने वाले थे। बड़ी मुश्किल से यह बात अपने तक रखी थी। सोचा था कि
प्रमाण पत्र और मेडल लाकर माँ के हाथों में रखेगी तो माँ बहुत खुश हो जाएंगी, उसे सीने से लगा लेंगी। लेकिन ऐसा हो ना पाया था। माँ की पड़ोस की सहेली मेनका आंटी की बेटी अन्नू उसी की कक्षा में पढ़ती थी। वह भूल गई थी कि उस रोज वीरवार था। हर वीरवार को उनकी कॉलोनी में एक वीर बाजार लगता था और माँ मेनका आंटी के साथ वीर बाजार जाया करती थी। शाम को जब माँ मेनका आंटी को बुलाने उनके घर गई तो अन्नू ने उन्हें सब बता दिया था। माँ तमतमाई हुई वापस आई थी और आते ही उसके चेहरे पर एक तमाचा रसीद कर दिया था। अब हमें तुम्हारी बातें बाहर से पता चलेंगी। माँ, मैं कल बताने वाली थी मेडल लाकर। क्यों? आज क्यों नहीं बताया? जाने क्या क्या छिपा कर रखती हैं। बड़ी हिकारत से माँ ने कहा था। वह अपनी बात तो माँ को ना समझा सकी थी, लेकिन 13 बरस के किशोर मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। माँ मेरी प्रथम आने पर खुश क्यों नहीं हुई? क्या सरप्राइज़ देना कोई बुरी बात है? छोटा मोहित तो सांत्वना पुरस्कार लाया था, तब भी माँ ने उसे बहुत प्यार किया था। फिर अगले दिन तो मेडल लाकर भी उसने कुछ नहीं कहा था और कल तो हद ही हो गई थी। स्कूल में रसायन विज्ञान की कक्षा में छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल पूरा नहीं कर सके थे तो अध्यापिका ने कहा था, अपना अपना सॉल्ट संभाल कर रख लेना, कल यही प्रयोग दोबारा दोहराएंगे। सफ़ेद पाउडर की वह पुड़ियाँ बस्ते के आगे की जेब में संभाल कर रख ली थी उसने। कल फिर अलग अलग द्रव्यों में मिलाकर प्रतिक्रिया के अनुसार उसका नाम खोजना था और विभिन्न द्रव्यों के साथ उसकी प्रतिक्रिया को विस्तार से लिखना था। विज्ञान के ये प्रयोग उसे बड़े रोचक लगते थे। स्कूल में वापस पहुंचकर खाना खाकर होमवर्क किया था और रोजाना की तरह अन्नू के बुलाने पर दीदी के साथ शाम को पार्क की सैर करने चली गई थी। वापस लौटी तो माँ क्रोध से तमतमाई उसके बस्ते के पास खड़ी थी। दोनों छोटे भाई उसे अजीब से देख रहे थे। माँ को देखकर और माँ के हाथ में पुड़िया देखकर वह जड़ हो गई थी और उसके शब्द सुनकर पत्थर। यह जहर कहाँ से लाई हो? खाकर हम सबको जेल भेजना चाहती हो? माँ, वह केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सॉल्ट है। वह नहीं समझ पाई कि माँ को क्यों लगा कि वह जहर है, और है भी तो वह उसे क्यों खाएगी। उसने कभी मरने की सोची ना थी। उसे समझ ना आया कि सच के अलावा और क्या कहे जिससे माँ को उस पर विश्वास हो जाए। माँ, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन माँ चिल्लाए जा रही थी। घर पर क्यों लाई हो? माँ की फुफकार के आगे उसकी बोलती फिर बंद हो गई थी। वह फिर नहीं समझा सकी थी। वह कभी भी अपना पक्ष सामने नहीं रख पाती। माँ उसकी बात सुनती क्यों नहीं? फिर एक प्रश्न परेशान करने लगा था। माँ उसके बस्ते की तलाशी क्यों ले रही थी? क्या रोज़ ऐसा करती हैं? उसे लगा छोटे भाइयों के आगे उसे निर्वस्त्र कर दिया गया हूँ। माँ उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वह बचपन से नानी के घर रही, तो उसकी क्या गलती है? अपने मन से तो नहीं गई थी। 13 बरस की होने पर उसे यह तो समझ आता है कि घरेलू परिस्थितियों के कारण माँ का नौकरी करना जरूरी रहा होगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि 4 भाई बहनों में से नानी के घर में सिर्फ उसे भेजना ही जरूरी क्यों हो गया था। जिस तरह माँ ने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया, वह उस पर गर्व करती है। पुराने स्कूल में वह सबको बड़े गर्व से बताती थी कि उसकी माँ एक कामकाजी महिला है, लेकिन सिर्फ उसकी बारी में उसे अलग करना नौकरी की कौन सी ज़रूरत थी, वह नहीं समझ पाती थी। और यदि उसके लालन पालन का इतना बड़ा प्रश्न था, तो माँ इतनी जल्दी एक और बेबी क्यों लाई थी? और लाई भी तो उसे भी नानी के पास क्यों नहीं छोड़ा? काश माँ उसे अपने साथ ले जाती और बेबी को नानी के पास छोड़ जाती। शायद नानी का कहना सही था। बेबी तो लड़का था, माँ उसे ही अपने पास रखेगी। भोला मन नहीं जान पाता था कि लड़का होने में क्या खास बात है। वह चाहती थी नानी कहे कि इसे ले जा। अब यह अपना सब काम कर लेती है, बेबी को वहाँ छोड़ दें। पर ना नानी ने कहा और ना माँ ने सोचा। छोटा बेबी माँ के पास रहा और वह नानी के पास, जब तक कि नानी के गांव में
आगे की पढ़ाई का साधन न रहा। पिता हमेशा से उसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहते थे और भेजा भी था। वह 5 बरस की थी जब पापा ने उसे दिल्ली लाने की बात कही थी, किंतु नाना नानी का कहना था कि वह उनके घर की रौनक है, उसके बिना उनका दिल ना लगेगा। मामा मामी भी बहुत लाड प्यार करते थे। मामी के तब तक कोई संतान नहीं थी, उनके विवाह को कई वर्ष हो गए थे। मामी की ममता का वास्ता देकर नानी ने उसे वहीं रोक लिया था। पापा उसे वहाँ नए खुले कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला करा आए थे। उसे कोई तकलीफ न थी, लाड प्यार की तो इफारत थी। उसे किसी चीज़ के लिए मुंह खोलना न पड़ता था, लेकिन फिर भी वह दिन पर दिन संजीदा होती जा रही थी। एक अजीब सा खिंचाव माँ और मामी के बीच अनुभव करती थी, जो बड़ी हो रही थी, माँ से दूर होती जा रही थी। माँ के आने या उसके दिल्ली जाने पर भी वह अपने दूसरे भाई बहनों के समान माँ की गोद में सिर नहीं रख पाती थी, हट नहीं कर पाती थी। माँ तक हर राह नानी से गुजर कर जाती थी। गर्मी की छुट्टियों में माँ पापा उसे दिल्ली आने को कहते थे। वह नानी से साथ चलने की जिद करती। नानी कुछ दिन रहकर लौट आती और फिर सब कुछ असहज हो जाता। उसने एक फिल्म देखी थी, उसके जहन में गूंजता रहता था उसका गीत, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। नानी के जाने के बाद वह बालकनी के कोने में खड़ी होकर गुनगुनाती, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, नानी मुझे मिल जाए। न जाने कब आंख लग गई थी। भोर की किरण फूटते ही रेखा ने उसे जगा दिया था। शायद अजनबी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। ब्रेड को तवे पर सेक, उस पर मक्खन लगाकर चाय के साथ परोस दिया था और 4 स्लाइस ब्रेड साथ ले जाने के लिए ब्रेड के कागज में लपेट कर उसे पकड़ा दिए थे। न जाने कब घर पहुँचेगी, रास्ते में खा लेना। रेखा ने एक छोटा सा थैला और पानी की बोतल भी उसके लिए सहेज दी थी। उसकी दृष्टि नम हो आई थी। अजनबी कितने दयालु हो जाते हैं और अपने कितने निष्ठुर। जागते हुए कस्बे में सड़क बुहारने की आवाज़ों और दिन की तैयारियों के छिटपुट संकेतों के बीच एक रिक्शा फिर उन्हें बस अड्डे तक ले आया था। वह अजनबी, जिसका वह अभी तक नाम भी नहीं जानती थी, ने मथुरा की टिकट ले उसे बस में बिठा दिया था। नम आंखों से उसे देखती हुई वह बोली थी, शुक्रिया, क्या आपका नाम जान सकती हूँ? मुस्कान के साथ उत्तर मिला था, भाई ही कह लो। आपके पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी की मदद कर देना। बस चल पड़ी थी। वह दूर तक हाथ हिलाती रही, मन में एक कसक लिए, क्या वह फिर कभी इन परोपकारियों से मिल पाएगी? नाम पता कुछ भी तो ना मालूम था और ना ही उन दोनों ने उसका नाम पता जोड़ देकर पूछा था। शायद जोड़ देने पर वह बता भी देती। बस राह के 2 कदम के साथी उसकी यात्रा को सुरक्षित कर ओझल हो रहे थे। बस खड़खड़ाती मंथर गति से चलती रही। वह 2 सीट वाली तरफ बैठी थी और उसके साथ एक वृद्धा बैठी थी। वह वृद्धा बस में बैठते ही उगने लगी थी। बीच बीच में उसकी गर्दन एक और लुढ़क जाती। वह अधकुली आंखों से बस का जायजा ले फिर उगने लगती और वह यह राहत पाकर सुकून से बैठी थी कि सहयात्री उससे कोई प्रश्न नहीं कर रहा। स्कूल के कपड़ों में उसका वहाँ होना ही किसी की उत्सुकता का कारण हो सकता था। वह खिड़की से बाहर देखने लगी थी, पेड़ों और ख्यालों में उलझे अपने ही झंझावतों से थके मस्तिष्क को बस की मंथर गति ने जाने कब नींद की गोद में सरका दिया। आँख खुली तो बस मथुरा पहुंच चुकी थी। बिना किसी घबराहट के उसने अपने आप को समेटकर बस से नीचे उतारा। एक पुलक भर आई थी मन में कि नानी मामी उसे अचानक आया देख क्या कहेंगी, नाराज होंगी या गले से लगा लेंगी। वह सोच ही नहीं पा रही थी। रिक्शे वाले को देने के पैसे नहीं थे उसके पास, पर नाना का नाम ही काफ़ी था। इस शहर में कदम रखने भर से एक यकीन था, शंकर विहार पानी की टंकी के नज़दीक। नानी के पास पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। नाना ने बहुत लाड से पाला था उसे। बचपन में इस शहर की गलियों में खूब रौब से घुमा करती थी। नाना जी ठाकुर साहब, जाना पहचाना व बहुत इज्जतदार नाम थे। शहर भर में नाम था उनका। तभी आज बरसों बाद भी उनका नाम लेते ही रिक्शे वाले ने बड़े अदब से उसे उसके स्थान पर पहुंचा दिया था। रिक्शे वाले से बाद में पैसे ले जाने को कहकर
वह गली के मोड़ पर ही उतर गई थी और चुपचाप चलती हमेशा की भांति खुले दरवाजे से अंदर आंगन में दाखिल हो गई थी। शाम के 4 बज रहे थे शायद। मामी आंगन में बंधी रस्सी पर से सूखे कपड़े उतार रही थी। उसे देखते ही कपड़े वहीं पर छोड़कर उसकी ओर बढ़ी और उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और रोते रोते हिचकियों के बीच बोली, शुक्र है तू सही सलामत है। वह क्यों रो रही है उसकी समझ में न आया था। वह बरामदे की ओर बढ़ी थी तो मामी उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाते हुए बोली, जरा ठहर, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं। नानी को इशारे से बुलाया। उन्होंने भी उसे देखते ही गले लगा लिया। तू ठीक तो है? रात कहाँ रही? स्कूल के कपड़ों में यूँ क्यों चली आई? न जाने वो कितना सवाल पूछ रही थी। उसे बस सुनाई दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था। शायद एक एक करके पूछती तो वह कुछ कह भी पाती। आखिरकार मामा ने सब कुछ शांत किया और उससे कपड़े बदलने को कहा। वह नहा धोकर ताज़ा महसूस कर रही थी, लेकिन एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया था। घर में कुछ बदला बदला था, कुछ था जो उसे संशय की घेरे में रखा था। आज वह यहाँ एक अजनबी सा महसूस कर रही थी, मानो यह उसका घर नहीं था। ऐसा माहौल होगा उसने सोचा नहीं था। सब के सब कुछ घबरा भी रहे थे। वह नानी के कमरे में चली गई। पीछे पीछे मामी चाय और नाश्ता लेकर आई। तीनों ने वही चाय पी। मामी और नानी शायद उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे और वह उनके कुछ पूछने का। कहा किसी ने कुछ भी नहीं। मामी बर्तन वापस रखने गई तो वह नानी की गोद में सिर रख कर लेट गई। सुकून और सुरक्षा के अनुभव से न जाने कब वह सो गई। आँख खुली तो बहुत सी आवाज़ें आ रही थी और उनके बीच से माँ की आवाज़, रुलाई भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। लगता था उसकी सारी शक्ति किसी ने खींच ली हो। काश वह यहाँ ना आकर किसी कब्रिस्तान में चली गई होती। माँ और मामा उसके व्यवहार और चले जाने के कारणों का विश्लेषण कर रहे थे। उसे उठा देख माँ जोर जोर से रोने लगी थी और उसे उठाकर भींच लिया था। तेल के लैंप की रोशनी के रहस्यमय वातावरण में सब उसे समझाने लगे थे, वापस जाने की मनुहार करने लगे थे। वह चीख कर कहना चाहती थी कि वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कसकर आंखें मींचे वह मन ही मन मना रही थी कि काश यह सपना हो, काश तेल का लैंप बुझ जाए और वे सब घुप अंधेरे में विलीन हो जाएं। उसकी आंखें खुले तो कोई ना हो। लेकिन वह जड़ हो गई थी। सब उसे समझा रहे थे। हाँ, सब उसे ही समझा रहे थे। वह तो वैसे भी अपनी बात समझा ही नहीं पाती थी किसी को। सब ने उसे कहा, उसे समझाया कि माँ उससे बहुत प्यार करती है। सब कहते रहे तो उसने मान ही लिया। उसके पास विकल्प भी तो न था। वह माता पिता के साथ लौट आई। अब माँ शब्दों में ज़्यादा कुछ ना कहती, बस एक ही बार कहा था, हम तो डर गए तुमसे, तुमने हमारा नाम खराब किया। वह घर में कैद हो गई। कम से कम स्कूल में कोई नहीं जानता। प्रिंसिपल जानती थी। उसे एक दिन अपने कमरे में बुलाया था, अपने को दोस्त समझने को कहा था। वह ना समझ सकी। दिन गुजरते रहे, बरस बीतते रहे, जिंदगी चलती रही। पढ़ाई पूरी होकर नौकरी लग गई, विवाह हुआ, पदोन्नति हुई और आज जब उसके दफ्तर में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने छुट्टी मांगते हुए बताया कि वह अपनी 1 वर्ष की बिटिया को नानी के घर में छोड़ना चाहती है, तो ये बरसों पुरानी बातें उसके मस्तिष्क को यूँ झिंझोड़ गई जैसे कल की ही बात हो। आज एक बड़े ओहदे पर होकर बेहद संजीदा और संतुलित व्यवहार की छवि रखने वाली वह अपना नियंत्रण खोती हुई उस पर बरस पड़ी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती मनीषा। यदि तुम्हारे पास बच्चे की देखभाल का समय नहीं था तो तुम्हें एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने का अधिकार भी नहीं था। और जब तुमने उसे जन्म दिया है, तुम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ नहीं सकती। नानी, मामी, दादी, बुआ सब प्यार कर सकती हैं, बेइंतहा प्यार कर सकती हैं, पर वे माँ नहीं हो सकती। आज तुम उसे छोड़कर आओगी, वह शायद ना समझ पाए। वह धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा लेगी, खुश भी रहेगी और सुखी भी। तुम भी आराम से रह सकोगी, लेकिन तुम दोनों के बीच जो दूरी होगी उसका ना आज तुम अंदाज़ा लगा सकती हो और ना कभी उसे कम कर सकोगी। ज़िंदगी बहुत जटिल है मनीषा। वह तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने पेंचों में बेइंतहा उलझा देगी। उसे अपने से अलग ना करो।
वह बिना रुके बोलती जा रही थी और मनीषा हतप्रभ उसे देखती रह गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।